बॉम्ब ब्लास्ट में आप कौन सी ट्रेन की बोगी में थे? क्या हुआ था? जिस कंपार्टमेंट में ब्लास्ट हुआ उसी बोगी में मैं था। तो कुछ लोग थे वो कहाँ गायब हुए ब्लास्ट के बाद दिखे भी नहीं। उसके बाद कैसे लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई आपकी? इस ब्लास्ट के बाद मेरे लाइफ में बहुत चेंज आया। मैं कभी बचपन से लेके उस दिन तक कभी मंदिर नहीं गया था। तब मेरे को एक रियलाइजेशन हुआ कि ऐसी कौन सी एनर्जी थी जिसने मुझे बचा ली। कौन सा डायरेक्शन किसके लिए? जैसे 4 डायरेक्शन तो अपन को पता है, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट। एक्चुअली वास्तु में 16 डायरेक्शंस पे काम होता है। कई मेंटेन है कि ये पढ़ाई का है, ये लव का है, ये मैरिज का है। बिल्कुल। जैसे नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो पर ऐसा देखा जाता है कि जितने भी बड़े पैसे वाले हैं उनके बच्चे कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल। तो वो भी तो अपना डायरेक्शन ठीक करके चीजें ठीक कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, दो चीज़ें हैं। पहले बिल्डर तो ये नाम से बेच रहे हैं कि वास्तु कंप्लेंट है, वास्तु कर रखा। बड़े बड़े बैनर देखोगे तो लिखा आता उसमें। अगर मैं बिल्डर हूँ, मैं वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से घर नहीं बनाऊंगा। तो ऐसा तो आपके लिए भी बोल सकते हैं लोग कि जो वास्तु करते हैं, जो कंसल्टेंट करते हैं, वो भी बेचने के लिए कर रहे हैं। आप तो राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू। द फाउंडर्स टीम के अंदर। यहाँ पे हम बिजनेस की बात करते हैं बहुत ज़्यादा, एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी की बात करते हैं बहुत ज़्यादा। बट आज का पॉडकास्ट कुछ अलग होने वाला है और मुझे ऐसा फील आ रहा है आपके साथ बात करते हुए कि मतलब आप में कुछ तो बात है। मतलब मेरे को ज़्यादातर फील नहीं आता है जी, कुछ तो बात है। आपके चेहरों को देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप जो बात बोलोगे वो 100% सत्य हो सकती है। मेरे को ऐसा फील है। क्यों है? क्योंकि 2006 में आपके साथ कोई घटना घटित हुई और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि किसी के साथ कोई घटना जब घटित होती है, तब जो वो काम करता है आदमी ना, वो मतलब लाइफ चेंजिंग काम होता है। बिना घटना घटित हुए लाइफ चेंजिंग काम नहीं होता, लोगों की ज़िंदगी चलती रहती है, घट जाती है ऐसे ही। बट आई थिंक 2006 में मुंबई ट्रेन में बम ब्लास्ट हुए, वहाँ से आपने आपकी पूरी ज़िंदगी ट्रांसफ़ॉर्म हुई है। सो आप मेरे को वहाँ से बताइए सर कि क्या घटना ऐसी घटित हुई थी? बॉम्ब ब्लास्ट में आप कौन से ट्रेन की बोगी में थे? क्या हुआ था? एंड उसके बाद कैसे लाइफ ट्रांसफ़ॉर्म हुई आपकी? देखिए 2006 के पहले एक नॉर्मल लाइफ चल रही थी। सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, शाम को घर आना, सोना है। दैट वाज़ द जर्नी। मतलब आम ज़िंदगी एकदम, आम ज़िंदगी। पेंटोस ज़िंदगी। बिल्कुल, मिंटोज़ ज़िंदगी, यस। मैंने उस वक़्त एक होम लोन के लिए अप्लाई किया था और मेरा जो बैंक था वो गोरेगाँव में था। 2006 11 जुलाई को ये घटना हुई थी। उसके 3 दिन पहले मैं बैंक में गया था। बैंक में होम लोन के प्रोसीजर्स मैं कंप्लीट करके आया था। 150 पेज के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सिग्नेचर करने होते हैं हर डॉक्यूमेंट्स। 11 जुलाई सुबह मुझे कॉल आया बैंक के रिप्रेजेंटेटिव का कि आपने हर पेज पे साइन कर दिया लेकिन एक पेज पे सिग्नेचर आपका मिस हो गया है। अगर आप वो साइन आज कर दोगे तो हम डॉक्यूमेंट पुट अप कर लेंगे। बोला ठीक है। तो मेरी जो जर्नी होती है हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। तो जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ है, एक्चुअली मैं वो ब्लास्ट में होना नहीं चाहिए था क्योंकि मेरी जर्नी ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। वो एक सिग्नेचर जो मिस हो गई थी, उससे करने के लिए मैं जल्दी निकला घर से। दादर में वो रिप्रेजेंटेटिव मिले मुझे दादर स्टेशन पे, मैंने सिग्नेचर किया और भागते हुए जो पहली ट्रेन थी क्योंकि मुझे ऑफ़िस जाना था, तो दादर से मैंने तभी ऑफ़िस मेरा जोगेश्वरी के आगे होता मलाड में ऑफ़िस होता था। तो मैं उस ट्रेन को पकड़ा और मैं फ़र्स्ट क्लास ट्रैवल करता था उस वक़्त, तो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में मैं बैठा था। उस दिन अ, गुरु पूर्णिमा का दिन था शायद 11, तो कुछ तो ऐसा ही दिन था, अभी आई वेगली रिमेंबर। जर्नी स्टार्ट हुई और जोगेश्वरी में ट्रेन में ब्लास्ट हुआ और जिस कंपार्टमेंट में ब्लास्ट हुआ उसी बोगी में मैं था। सेम बोगी में? सेम बोगी में मैं था। हार्डली मेरे से कुछ फीट दूर पे ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। आई वाज़ बैडली इंजर्ड। ये आई पे अगर आपको कट दिखेगा वो ब्लास्ट के बाद ही हुआ है ये। पूरा लेफ्ट साइड का बॉडी इंजर्ड हो गया था और मेरे सामने जो लोग खड़े थे, मतलब आई वाज़ हियर और मेरे आज सामने नॉर्मली बॉम्बे में आपने ट्रेन में देखा होगा काफ़ी गर्दी होती है। तो कुछ लोग थे वो कहाँ गायब हुए ब्लास्ट के बाद दिखे भी नहीं। मतलब इट वाज़ द सिनेरियो वाज़ वेरी डिवास्टेड। आपको विजुअलाइज़ पूरा हो रहा था उस टाइम पे एकदम? बिल्कुल, मैंने कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स तक समझ आया और उसके बाद इट वाज़ टोटली डार्क क्योंकि जो शार्पनेस थे, ट्रेन्स के पार्टिकल्स थे वो पूरे बॉडी में गए थे, आँखें तो बंद हो गई थी एंड इट वाज़ टोटली ब्लड। कुछ 2 लोग फरिश्ते की तरह आए, मुझे वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल है, रूबी हॉस्पिटल जोगेश्वरी में, मैटरनिटी हॉस्पिटल है, वहाँ लेके गए मुझे। वहाँ पे डॉक्टर प्रवीण थे, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया था। तो उन्होंने बोला था कि आपका फेस जो है वो शायद वापस आ नहीं पाएगा, डिसफिगर हो जाएगा क्योंकि उतनी इंजरीज़ हो गई थी।
लक है, सब ठीक हो गया एंड नाउ आई एम वेरी फिट एंड फाइन। सिर्फ ये जो स्कार है, कट है, वो है, बाकी तो सब क्लियर है, आप देख सकते हो। बट इट टुक मी 2 years टू कम आउट, 2.5 years टू कम आउट फ्रॉम दिस ट्रॉमा। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में वो प्रोविज़न नहीं है कि आपको एक ट्रॉमा केयर सेंटर या फिर ऐसा कुछ है जो आपको रिहैब कर सके। सो खुद से बाहर निकलने में मुझे 2.5 साल लगा। मतलब बॉम्ब ब्लास्ट मतलब सर मतलब या इट ये वाज़ तो इट वाज़ लाइक खतरनाक इंसिडेंट है। और उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो बहुत दर्दनाक थी, क्योंकि चारों तरफ खून था, लाशें गिरी थी और इट वाज़ वेरी क्या बोलते हैं उसको, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब और कोई जभी भी उस इमेजिनेशन भी नहीं था कि मतलब ऐसा हो जाएगा, ऐसा इंसिडेंट हो इट वाज़ जाएगा? वेरी काम इवनिंग और अचानक से इट वाज़ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पूरा सिनेरियो चेंज हो गया था। आप यकीन नहीं मानो, इस घटना के बाद 1 से 1.5 साल मैं ट्रेन में पैर नहीं रख पाया था। सो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू ट्रैवल बाय ट्रेन, क्योंकि हर बार मुझे ये लगता था अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा। अगर कहीं पे फ्लेम है, जैसे कोई चाय बना रहा है, कुछ बना रहा है, हाई फ्लेम पे कुछ हो रहा है, तभी भी मुझे एक फ़ियर फ़ोबिया हो गया था, तो मैं वहाँ पे रुक नहीं पाता था। तो ये सब से बाहर निकलने के लिए मुझे काफ़ी समय लगा, 2 ढाई साल कम से कम लगे उसको बाहर निकलने के लिए। जब मैं इस ब्लास्ट से बचा, तब मेरे को एक रियलाइज़ेशन हुआ कि ऐसी कौन-सी एनर्जी थी जिसने मुझे बचा ली। क्योंकि आइडियली जिस सिवियरिटी का ब्लास्ट था वो, बचना मुश्किल था। आपको ऐसा फ़ील हुआ उस टाइम पे? मतलब बाद में जब आप मतलब यस, कि मेरे को ऐसा किसी ने बचाया है? आज भी वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि ऐसी कौन-सी एनर्जी थी जिसने बचाई मुझे? क्योंकि आपसे कुछ फीट दूर वो ब्लास्ट हो रहा है और आप बच गए हो। सो वो अ, आज भी सोचता हूँ तो अभी भी वो आंसर ढूँढ रहा हूँ मैं कि ऐसी कौन-सी एनर्जी थी जिसने बचाई। लेकिन इस ब्लास्ट के बाद मेरे लाइफ़ में बहुत चेंज आया। इससे पहले मैं कभी एनर्जीज़ में बिलीव नहीं करता था। मेरे ख़्याल से मुझसे बड़ा कोई नास्तिक नहीं होगा। मैं कभी बचपन से लेके उस दिन तक कभी मंदिर नहीं गया था। फ़ोर्सफुली अगर मुझे लेके गया तो मैं जाता था, लेकिन खुद से कभी नहीं गया। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद मैंने सब जितने भी स्पिरिचुअलिटी बोलो या जो भी बोलो, सब चीज़ें मैंने एक्सेप्ट करना चालू की। लाइफ़ में फर्स्ट टाइम मैंने अंगूठी पहनी थी उसके बाद कि कुछ हो रहा है। क्योंकि अनसर्टेनिटी हो गई थी कि अब क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ? सो उससे उसी क्वेश्चन के आंसर, मतलब ये मैं क्यों बच गया, मेरे साथ क्यों हुआ? मेरे साथ नहीं होना चाहिए था क्योंकि मैं तो सिर्फ़ सिग्नेचर करने गया था। मेरा वो पार्टी नहीं था, मेरा वो डेस्टिनेशन भी नहीं था। तो मैं ऐसा क्यों पहुँचा वहाँ पे? तो वो आंसर ढूँढते-ढूँढते फिर मैंने वास्तु को समझना चालू किया। और जब मैंने वास्तु को देखा तो मेरे घर के प्लान को जब मैंने एनालाइज़ किया, तो मैंने पाया कि मेरे घर का जो डायरेक्शन जो एंट्रेंस है, वो एंट्रेंस बताता है एक्सीडेंट, लॉसेस एंड फायर। अच्छा, घर का एंट्रेंस ही बता एंट्रेंस बताता है कि इस घर में जो व्यक्ति रहेगा उसका एक्सीडेंट हो सकता है, लॉस होगा और फायर रिलेटेड इंजरीज़ हो सकती है। तो एक चीज़ तो रिलेट हुई, तो मेरा वास्तु में इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया। फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखना चालू किया और जब एस्ट्रोलॉजी सीखना चालू किया और मेरे चार्ट में रिलेट किया तो मुझे दिख गया कि ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ये एक्सीडेंट देगा ही। और वो कॉम्बिनेशन ट्रैवल के वक़्त, मतलब थर्ड हाउस का कॉम्बिनेशन है, शॉर्ट ट्रैवल के बाद एक्सीडेंट होना है। अब ये पता चल गया कि चलो वास्तु है और एस्ट्रोलॉजी है, ये दोनों चीज़ बात तो कर रही है इंसिडेंट के बारे में, लेकिन ये कब होगा? क्योंकि बचपन से अब तब तक तो कुछ नहीं हुआ था, अचानक से हुआ। फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी को और जब डीप स्टडी करना चालू किया तब पता चला कि आपके बर्थ चार्ट में जो प्रॉमिस बना है, जब तक उसके ऊपर ट्रांज़िट नहीं होता, मतलब प्रेज़ेंट प्लैनेट का मूवमेंट नहीं होता और वो ट्रिगर नहीं होता, तब तक वो इंसिडेंट नहीं होता। तो वो चीज़ समझ आ गई। तो उसके बाद फिर मैं लोगों की कुंडली देख के प्रेडिक्शन करना चालू किया और बहुत हद तक हम काफ़ी प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, कब हो सकता है। मतलब ये वास्तव में ट्रू हो गई बात है तो। बिल्कुल। मतलब मैं तो खुद भी डिसबिलीवर था बहुत खतरनाक चीज़ों को। मेरे को लगता था एस्ट्रोलॉजी कोई भी कुछ भी बोल रहा है, यहाँ रख दो, पानी की ग्लास रख दो, फिर ग्रीन कलर रख दो। मगर इतना बोल रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कि ट्रू क्या है और गलत क्या है। देखिए, सही और गलत समझने के लिए हमको सब्जेक्ट का अवेयरनेस होना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं है, तब तक आप वो बाइफरकेशन या डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि सही क्या है, गलत क्या है। वो आपको अवेयरनेस होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा एस्ट्रोलॉजी अगर आप
समझते हो, बहुत आसान है एस्ट्रोलॉजी समझना। थोड़ी सी समझ आ गई तो आपको अवेयरनेस आ जाता है कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। क्योंकि देखिए मार्केट में 2 चीज़ चलते हैं, मैं आपसे डरा के पैसे निकाल सकता हूँ या आपको लालच दे के पैसे निकाल सकता हूँ। ये 2 चीज़ जहाँ पे है वहाँ पे रेड अलर्ट आ जाना चाहिए कि डर है या लालच है, दूर हो जाना चाहिए। वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों डिफरेंट है। बिल्कुल, दोनों डिफरेंट है। अच्छा, क्या है वास्तु, क्या है और एस्ट्रोलॉजी क्या है? देखिए वास्तु जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक्सटेंशन है। जैसे हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस उस डिसीजन को पहले लेता है और फिर हमारा कॉन्शियस माइंड उस डिसीजन को बैकिंग देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक फ़ोन लेना है, आपका सबकॉन्शियस माइंड रेडी हो चुका है उस फ़ोन को बाय करने के लिए, लेकिन आपको एक पर्पस चाहिए फ़ोन क्यों लूँ? पर्पस चाहिए। तब आप कॉन्शियस माइंड उसको ढूंढता है, इसका कलर बहुत अच्छा है, इसका फील बहुत अच्छा है, ये सस्ता है, ये ऑफर मिल रहा है। ये सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग हम दे रहे हैं हमारे बाइंग डिसीजन को। सबकॉन्शियस ने बाय कर लिया ऑलरेडी, लेकिन हमें कॉन्शियस माइंड का अप्रूवल चाहिए। तो हम पैरामीटर्स ढूंढते हैं कि कलर अच्छा है, क्या है, फील है, कौन सा ब्रांड है, क्या है, हम बाइंग करते हैं। सबकॉन्शियस डिसीजन मेकर है आपका। तो जो भी आप डिसीजन लेते हो अपने सबकॉन्शियस से लेते हो। जैसे एक घर है, वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो एजुकेशन का डायरेक्शन है। अगर वहाँ पे टॉयलेट सीट है तो क्या होगा? जो भी आप पढ़ रहे हो वो ड्रेन होगा, क्योंकि टॉयलेट सीट का एट्रीब्यूट क्या है? ड्रेन, चीज़ों को ड्रेन करना। टॉयलेट सीट अभी कहाँ पे है? वेस्ट साउथ वेस्ट एजुकेशन के डायरेक्शन में। अब क्या होता है, उस घर में रहने वाला बच्चा जब भी एग्ज़ाम लिखने जाता है, पढ़ाई तो उसने की है, उसको चीज़ें याद नहीं आएगी। पेपर पे लिखना क्या है? पढ़ाई उसने अच्छी की है, याद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि टॉयलेट जो है उसके डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस कर रहा है, और टॉयलेट का एट्रीब्यूट क्या है? ड्रेन करना। तो जो भी पढ़ा है वो ड्रेन हो जाएगा। ये बात तो आप सही कह रहे हो यार। अभी अगर हम टॉयलेट सीट को हटाते हैं और वहाँ पे फ्रेंड्स की फ़ोटोग्राफ रख देते हैं, एनवायरनमेंट चेंज हो गया। अब बच्चे को जब भी पढ़ाई की बात करेंगे तो उसका सबकॉन्शियस कहाँ जाएगा? वेस्ट साउथ वेस्ट में, एजुकेशन के जोन में। वहाँ क्या रखा है? फ्रेंड्स की तस्वीर। तो उसको क्या याद आएगा? फ्रेंड्स। तो जब भी आप उसको पढ़ाई की बात करोगे उसको दोस्त याद आएंगे। हाँ। वहाँ पे अगर टीवी रखा हुआ है, जब भी आप पढ़ाई की बात करोगे उसको उसको टीवी याद आएगी। टीवी याद आएगा। तो पढ़ेगा नहीं, वो टीवी देखने की बात करेगा। किचन है तो उसको भूख लग जाएगी। तो इस तरीके से वास्तु जो है हमारे सबकॉन्शियस को इन्फ्लुएंस करता है। तो आप ये कहना चाह रहे हो, मान लो किसी का बच्चा है, उसको आता सब कुछ है पर वो एग्जाम में कुछ नहीं लिखता, तो ये पता करो कि क्या बात कर रहा है वो। एग्जाम में उसको क्या याद आ रहा है उसको पूछो, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने जो डायरेक्शन बोला है उसमें आपको क्या चेंजेस करने हैं। बिल्कुल। जैसे आप बच्चे से पूछो कि क्यों पढ़ाई नहीं कर रहे हो? क्या पहली चीज़ आपके दिमाग में आती है? तो बोलता है जब भी मैं पढ़ाई करता हूँ ना मुझे क्रिकेट बैट याद आता है। क्यों? क्योंकि वेस्ट साउथ वेस्ट में क्रिकेट बैट रखा हुआ है। एक मिनट, वेस्ट साउथ? वेस्ट साउथ मैं वेस्ट, तो ऑडियंस को बोल रहा हूँ पेन और पेपर लेके बैठ जाना आज। वेस्ट साउथ। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। वेस्ट ऑफ साउथ कैसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? देखिए आपको घर के सेंटर में अपने, अगर आईफोन है उसमें कंपास है, बहुत एक्यूरेट कंपास है आईफोन का। आप कंपास लेके घर के सेंटर में खड़े हो जाइए। साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, इस तरीके से डायरेक्शन है। सो वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच का जो डायगोनल बनता है वो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट है। अच्छा ठीक है। वहाँ पे जो हो रहा है वो आपके एजुकेशन को, आपके नो हाउ को इन्फ्लुएंस करेगा। एजुकेशन को ना। यस। ठीक है। और अगर मतलब मान लो कि शादी नहीं हुई है, वो खुद पढ़ रहा है, तब भी सेम है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए वेस्ट साउथ वेस्ट एजुकेशन का है। हमेशा, बच्चा है, ऑलवेज। यस, बच्चा है तो उसके एकेडमिक्स रिलेटेड है, बिजनेसमैन है तो उसके नो हाउ रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मुझे फैक्ट्री लगाना है, मेरे पास नो हाउ नहीं है, मैं वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन को अगर मैं प्रॉपर कर लूँ और वहाँ पे वो गाइड्स रख दूँ जो मुझे नो हाउ मिले, तो ऑटोमेटिक मेरे सबकॉन्शियस उस नो हाउ को कलेक्ट करना चालू करेगा। तो मतलब 2 बंदे, 2 पर्पज़ है, 3 लोग हैं घर में, तो तीनों के अलग-अलग पर्पज़ होंगे, तो डायरेक्शन तो सेम है, तो फिर क्या करें? तीनों की चीज़ें रख सकते हो आप। अच्छा, तीनों की चीज़ रख बिल्कुल, सकते हैं उस बिल्कुल रख डायरेक्शन सकते में। हो, यस। तो मतलब जो आप अच्छा चलो यहाँ पे है ना थोड़ा-सा वापस करते हैं, डायरेक्शंस की बात करते हैं। कौन-सा डायरेक्शन किसके लिए? जैसे 4 डायरेक्शन तो अपन को पता है, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट ऐसा करके। एक्चुअली वास्तु में 16 डायरेक्शंस पे काम होता है। आपके 4 मेजर डायरेक्शंस, उसके बाद कार्डिनल्स डायरेक्शन है जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, और इन कार्डिनल डायरेक्शंस के बीच में भी एक डायरेक्शन है। अगर आप इनको भी फिल कर दोगे तो टोटल 16 डायरेक्शंस होते हैं। अच्छा, आपने बोला कि मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, मतलब गोले का पॉइंट हो गया, ठीक है? और उसके ये डायगोनल्स हो गए, ये हो गए डायगोनल्स, और इनके बीच में भी, ये वाले, यस, ये वाले डायगोनल्स। ये
उस हर एक के बीच में भी एक डायरेक्शन है, अगर आप टोटल करोगे हाँ तो 16 डायरेक्शन है। ठीक है। तो आपका एक डायरेक्शन जो है वो 22.5 डिग्रीज का है, हर डायरेक्शन है 22.5 5 डिग्रीज का। डिग्रीज का। यस, ठीक है, हर डायगोनल। हर डायरेक्शन। तो अब इसका हर सबका ही मेंटेन है कि ये पढ़ाई का है, ये लव बिल्कुल का है, ये मैरिज का बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसे है। बिल्कुल। चलो जैसे एलिब्रेट करते हैं आज। नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो मनी एंड अपॉर्चुनिटीज का, मनी एंड अपॉर्चुनिटी नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। वहाँ पे पैसा रखो। वहाँ से पैसा और अपॉर्चुनिटी आता है, वहाँ से आपके क्लाइंट्स आते हैं। अगर जिसका नॉर्थ डिस्टर्ब है, क्लाइंट्स में डिस्टर्बेंस होगी, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ में प्रॉब्लम होगी। न जिनको ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ का डायरेक्शन नॉर्थ है, और वो वाटर एलिमेंट का डायरेक्शन है। ठीक है, नॉर्थ के बाद आता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ डायरेक्शन में सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन इस पैसे कमाने का, सिर्फ पैसे और अपॉर्चुनिटीज़ का, दो चीज़ का है। दो चीज़। इसके अलावा किसी का नहीं है, एजुकेशन का नहीं है, नहीं मैरिड लाइफ का नहीं, किसी का नहीं है, सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन इस पैसे कमाना और बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज़ का। तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? वहाँ पे रेड कलर येलो कलर नहीं होना चाहिए। वहाँ पे टॉयलेट अगर है तो आपका अपॉर्चुनिटीज़ ड्रेन होगा। ठीक है, क्लाइंट्स आपके नहीं आएंगे। तो टॉयलेट अगर है तो उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए ब्लू टेप से या एल्यूमिनियम से ट्रीट करना चाहिए। गैस बर्नर अगर है तो गैस क्या है, फायर है। नॉर्थ इज़ वाटर, तो फायर और वाटर दोनों एनिमी है। तो ये 5 एलिमेंट्स का इम्बैलेंस हो गया। तो गैस बर्नर है तो उसको ट्रीट करना चाहिए। अब ट्रीटमेंट करने के लिए ग्रीन स्टोन या ग्रीन कलर आपके किचन में हो तो वो एक बैलेंस क्रिएट करता है। तो उस तरीके से हमें 5 एलिमेंट्स का बैलेंस करना है और डायरेक्शन को बैलेंस करना है। तो जब ये बैलेंस करते हैं आपका वास्तु बैलेंस होता है। ठीक है। तो नॉर्थ के बाद है आपका नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये भी सेम वाटर एलिमेंट का डायरेक्शन है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट आपके हेल्थ के बारे में बात बताता है। अगर वो डायरेक्शन इम्बैलेंस है तो घर में जो रह रहे लोग उनकी हेल्थ में डिस्टर्बेंस होगी। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट है जो आपके क्लियरिटी ऑफ थॉट्स का डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है तो आपको क्लैरिटी नहीं होगी, लाइफ के पर्पस आपको नहीं पता चलेगा और मोटिवेशन नहीं मिलेगी। मोटिवेशन नहीं मिलेगा। बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट मोटिवेशन का जोन है। मान के चलिए नॉर्थ ईस्ट में आपके गैस बर्नर रखा हुआ है, तो क्या हो गया, आपके दिमाग में फायर आ गया। तो कैसा होगा दिमाग? आग लगी थी, दुख गुस्सा बिल्कुल, आएगा। कुछ बात करो ट्रिगर हो जाएगा। तो अगर ये इशू है तो गैस बर्नर को बैलेंस करना ज़रूरी है। तो ये जस्ट सिंपल सी बैलेंसिंग करने का ही नाम वास्तु है। अच्छा, मेरे को एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है यहाँ पे। मान लो जैसे बहुत अमीर लोग होंगे, उनको वास्तु के बारे में नॉलेज होगा, वो कंसल्टेंट भी हायर कर सकते होंगे, सब कुछ कर सकते हैं। पर ऐसा देखा जाता है कि जितने भी बड़े बिजनेसमैन, बड़े पैसे वाले हैं, उनके बच्चे कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल तो वो भी तो अपना डायरेक्शन ठीक करके चीज़ें ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए क्या होता है, दो चीज़ें हैं। पहले वो अभी कुछ नहीं कर रहे क्योंकि उनको पहले इंजॉयमेंट करना है, और जब उनका टाइम आता है तो परफेक्ट अपने काम में लग जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनका ये थॉट पैटर्न होता है कि पिताजी ने कमाया किसके लिए, वो तो मैं मुझे ही उड़ाना है। तो जब तक वो उस थॉट पैटर्न से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक वो काम नहीं कर पाएंगे। जो थॉट है वो आपका वास्तु से रिलेटेड है। अगर जिस तरह के थॉट आ रहे हैं उस तरह का वास्तु होना चाहिए। बिल्कुल, अभी क्या होता है, जैसे एक बड़ा स्पेस है और मैं अपने बेडरूम को ही अपना स्पेस मानता हूँ, तो आपको फिर ये बैलेंसिंग उनके बेडरूम में करनी चाहिए। उनके पिक्चर्स कैसे लगे हुए हैं, पेंटिंग्स क्या है, कलर क्या है, किस तरीके से वो जो उनका स्पेस है उनको किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, उसके ऊपर काम करना चाहिए। अच्छा, लाइफ का पर्पस और वास्तु दोनों साथ में काम करेंगे तो सक्सेस का पाना जल्दी तय है। बिल्कुल, मान के चलिए अभी मेरा पर्पस ही कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ गोल ही नहीं है, हाँ। तो मैं कितनी भी अंगूठी पहन लूँ, कितना भी वास्तु कर लूँ, कुछ नहीं होने वाला। रिजल्ट्स उनको मिलते हैं जिनको पर्पस पता है। जब तक मुझे अपने लाइफ का पर्पस नहीं पता, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी क्या करेगा जब पर्पस ही नहीं पता और मोटिवेशन है ही नहीं, तो कुछ नहीं करेगा। अब जिसको पर्पस पता है, जिस जिस जो मोटिवेटेड है, वो फुटपाथ पे पैदा होके भी ऊंचाइयों तक गया है क्योंकि उसको पर्पस पता है। उसके पास तो वास्तु भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो ऊंचाई को छुआ है। और जो कंफर्ट है लेकिन उनको पर्पस नहीं पता, तो भी अब लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में कैसे चेंजेस, मतलब आपने क्या-क्या चेंजेस किए, कैसे चेंज हुआ? आपने क्यों पढ़ना चालू किया? जब आप एक्सीडेंट आया तो आपने ठीक है, ऐसा लगा कि यार किसी ने बचाया, तो क्यों पढ़ना चालू किया? क्या चेंजेस ऐसे आए आपकी लाइफ में? देखिए 2006 में मेरा ये इंसिडेंट हुआ और वास्तु मैंने सीखना चालू किया 2013 में। अच्छा, 2000 बहुत टाइम निकल गया। हाँ। क्योंकि
वास्तु मुझे पता नहीं था। मैं दूसरी चीज़ों में जा रहा था, मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया, जो मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। और भी कुछ चीज़ों को मैं ढूँढ रहा था, मतलब ये क्वेश्चंस जो थे वो ढूँढ रहा था। अ, एक बार मुझे एक किताब मिली फेंग शुई की, तो जस्ट मैं रीड करना चालू किया, तो उसमें भी आप फेंग शुई में भी देखोगे तो 5 एलिमेंट्स के बारे में बताया है कि ये एलिमेंट डिस्टर्ब होने से ये रिजल्ट्स होते हैं। तो मैंने फेंग शुई को पढ़ना चालू किया, तो कुछ चीज़ें उसमें से रिलेट होने लगी और बहुत सारी चीज़ें जो है समझ के बाहर थी, क्योंकि बुक पढ़ के आप वास्तु करोगे मुश्किल है। फिर मैंने प्रोफेशनल प्रोग्राम में एनरोल किया, क्योंकि वो बुक ने मुझे एक मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जगा दी कि कुछ तो है ये, और कुछ चीज़ें मुझे समझ आई और बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आई। तो मैंने प्रोफेशनल प्रोग्राम्स जॉइन किए, सीखना चालू किया, और जब मैंने क्लैरिटी से सीखा, तब मैं अपने घर को देख पाया कि मेरे घर में ऐसी क्या सिचुएशन बन रही थी। जैसे मैंने बताया, जो एंट्री थी वही एक्सीडेंट्स की एंट्री थी। अच्छा, लिखा हुआ है कि भई एंट्री है बिल्कुल, कि ऐसी है कि उसमें फायर है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरे घर में उस वक़्त जो फायर का जो बैलेंस था, मतलब जो गैस बर्नर था, वो भी इम्बैलेंस जगह पे था, जो ये चीज़ों को ट्रिगर कर रहा था। तो वो मेरे को समझ आ गया, और फिर मैंने उसको डीप रिसर्च करना चालू किया। तब अ, काम के साथ-साथ मैं कंसल्टिंग स्टार्ट की, और जब मेरे कंसल्टिंग से रिज़ल्ट्स आने लगे लोगों को, तब एक पुश मिला कि नहीं, अब मुझे यही करना चाहिए, और फिर उसके बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी भी सीखना चालू किया, और अब मैं सिखाता भी हूँ। तो वास्तुशास्त्र को थोड़ा सरल शब्दों में समझाओ ना, क्या है वास्तुशास्त्र? जैसे मैंने बताया, वास्तु जो है आपके सबकॉन्शियस का एक्सटेंशन है। आपके एनवायरनमेंट में क्या चीज़ हो रहा है, वो आपके डिसीजन मेकिंग पे इफ़ेक्ट करता है। जैसे मैंने एजुकेशन के माध्यम से जो बताया कि बच्चे की पढ़ाई वेस्ट साउथ वेस्ट किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। आपके जो पैटर्न्स हैं, आपके घर में रखे हुए चीज़ें आपके डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करते हैं। बस आपके पर्पस के हिसाब से इनमें अलाइनमेंट करना, वो वास्तु है। आपके एनवायरनमेंट को चेंज करना। जैसे और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक हॉस्पिटल में एक ही साथ एक ही समय पे 2 बच्चे पैदा हुए। एक का एनवायरनमेंट अच्छा था, उसको हर एक फैसिलिटीज़ मिली, घर में बुक्स थे, कंप्यूटर था, पढ़ने की हर साधन थी, ट्यूटर्स अवेलेबल थे, सब चीज़ था। और दूसरा बच्चा, दोनों के इंटेलिजेंस लेवल सेम मान के चलते हैं। दूसरे बच्चे के घर में ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना कुछ है। तो आप बताइए, दोनों में से किसका एनवायरनमेंट अच्छा है एक सक्सेस देने के लिए? पहले वाले का। पहले वाले का। तो एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। अगर आपका एनवायरनमेंट आपके सपोर्ट में है, तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी जैसे मेरा एनवायरनमेंट अगर मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं कितने भी मेहनत करूँ, कहीं न कहीं कुछ चीज़ें कमी रह ही जाएगी। ऐसा लगता है कभी-कभी फ़ील आता है कि बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं पर हो नहीं रहा है, हो बिल्कुल। नहीं रहा है, अटक रहा है। तो उसके लिए भी देखा जा सकता है कि इस मोमेंट पे क्यों काम नहीं हो रहा है, और क्या ऐसी चीज़ रखी हुई है जो चीज़ों को रोक रही है। उसको सिर्फ़ बैलेंस करने से आपके काम होना चालू हो जाते हैं। सिर्फ़ बैलेंस करने से काम होना चालू हो बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल। बताओ कि कोई अब जैसे बिज़नेस की बात करते हैं, मैं तो खुद बिज़नेस में हूँ, तो मेरी बात करूँगा और लोगों की बात करूँगा, जो बिज़नेस में लाखों लोग जो सुन रहे हैं, वो भी बिज़नेस ही करना चाहते हैं। तो अब घर भी है और ऑफ़िस भी है। आप पति-पत्नी भी डायरेक्टर हो सकते हैं और दूसरा पर्सन भी डायरेक्टर हो सकता है। उसका घर भी डिफरेंट चीज़ में है, आपका घर भी डिफरेंट चीज़ में है, पर एक कॉमन प्लेस है आपका बिज़नेस। तो क्या आपको वास्तु ठीक करने के लिए सब चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी? दोनों के घर ठीक करने पड़ेंगे और ऑफ़िस ठीक करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले हम कमा के पैसा कहाँ लेके जा रहे हैं? घर पर। घर पे। तो सबसे पहले आपके घर का एनवायरनमेंट ठीक होना दोनों चाहिए। का? दोनों जो 2 दोनों का। डायरेक्टर 2 इन्वॉल्वड है, बिल्कुल, तीनों इन्वॉल्वड है, तो बिल्कुल, सबका होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके घर का माहौल सही नहीं है, तो आप वही माहौल अपने वर्कस्पेस पे लेके आते राइट, ये तो ट्रू है। करेक्ट? तो अगर आप घर के एनवायरनमेंट को सही करो, ऑफ़िस के एनवायरनमेंट को सही करो, अपने पर्पस के हिसाब से आपकी प्लेसमेंट्स बनाओ, तो वो रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पर्पस है आपकी कंपनी को ब्रांड करके बहुत बड़ा बनाना है। सो वो पर्पस के हिसाब से आपको इस कंपनी के इंटीरियर्स को प्लान करना चाहिए। और प्लेसमेंट, जैसे आपकी कुंडली में एक प्लैनेट आपको ग्रोथ दे रहा है, मेरी कुंडली में दूसरा प्लैनेट ग्रोथ दे रहा है, तो आप कुंडली को वास्तु के साथ मैच करके दोनों की प्लानिंग कर सकते हो। तो क्या 2 डायरेक्टर की कुंडलियाँ मिलाना ज़रूरी है? बिल्कुल, देखिए क्या होता है, जब तक आप मान लीजिए कंपनी के डायरेक्टर, उस कंपनी में मैं भी डायरेक्टर, हम दोनों की कुंडली जब एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेगी, तब तक हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे।
आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस जहाँ पे 1-2 साल साथ में चलते हैं, उसके बाद अलग हो जाते हैं। हाँ। क्योंकि वो नहीं है साथ साथ में चलने का। तो वो मैच जैसे हम शादी के लिए मैच मेकिंग करते हैं, वैसे ही अगर हम पार्टनरशिप और डायरेक्टर सिलेक्ट करने के लिए भी मैच मेकिंग की तरह कुंडली देखें, तो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर लोग तो ये बोलते हैं ना, हम क्यों कुंडली देखें, हमारा तो पर्पस है कि दोनों कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या होता है और मेरा रिसर्च ये बोलता है कि किसकी कुंडली की वजह से पैसा आ रहा है, वो भी नहीं पता। ये भी नहीं पता। हाँ। 2 डायरेक्टर है, साथ में काम करते, बहुत पैसा कमाते हैं। दोनों अलग-अलग कंपनी करते, दोनों की कंपनी बंद हो जाती है। हाँ, हाँ, होता है। क्योंकि वो दोनों की कुंडली एक-दूसरे को सपोर्ट कर रही होती है। आपके स्टार मुझे, मेरे स्टार आपको। तो वो रि एक फाइंडिंग है कि मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे पार्टनरशिप ब्रेक होने के बाद कंपनीज़ बंद हो जाती हैं। एम्प्लॉइज़ की भी कुंडली देखनी चाहिए क्या? मुझे नहीं लगता। वो बोलते हैं ना फिर वो बहुत ज़्यादा हम डीप जा रहे हैं, इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेन जैसे अभी क्रिकेट टीम में जो कैप्टन है, वो उसके डिसीजंस के हिसाब से चल रहे हैं। तो कैप्टन की कुंडली पावरफुल है तो वर्ल्ड कप उठाएगा। उसी तरीके से डायरेक्टर या जो मेन पर्सन है जो कंपनी चला रहा है, वो पावरफुल है तो वो चला लेगा। अच्छा, ऑफ़िसेज़ में ऐसी क्या-क्या मतलब गलतियाँ हैं जो लोग करते हैं, जिसको नहीं करनी चाहिए? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके कलर का ध्यान रखना। कलर्स। जो आपके कलर पैटर्न्स हैं, उसको ध्यान रखना। जितना हो सके न्यूट्रल कलर आप यूटिलाइज़ कीजिए ऑफ़िस के लिए, अनलेस एंड अनटिल कोई दूसरा पर्पस है। तो आप जितना न्यूट्रल कलर यूज़ करोगे, उतना पॉज़िटिव रहेगा। न्यूट्रल कलर में हम बेज कलर या क्रीम कलर को सजेस्ट करते हैं नॉर्मली। उस कलर के वॉल्स होंगे तो न्यूट्रल होता है। प्लस आपके टॉयलेट की पोज़ीशंस, कंपनी में या ऑफ़िसेज़ में आपकी टॉयलेट की पोज़ीशन नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में, साउथ और वेस्ट में, जिन डायरेक्शंस में नहीं होने चाहिए। कौन-कौन से डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए ऑफ़िस में? नॉर्थ हुँ। क्योंकि मनी एंड अपॉर्च्युनिटी का है, नॉर्थ ईस्ट आपके क्रिएटिविटी, मोटिवेशन का है, ईस्ट आपके सोशल एसोसिएशन का है, क्योंकि आप क्लाइंट के साथ किस तरीके से कस्टमर सर्विस देते हो वो ईस्ट गवर्न करता है। साउथ ईस्ट कैश रूलिंग है, जो बैकबोन है। साउथ ब्रांडिंग का है, साउथ वेस्ट रिलेशनशिप्स का है और वेस्ट जो है आपके प्रॉफिट्स का है। अगर ये डायरेक्शंस का ख्याल रखा जाए, तो कंपनी बहुत अच्छे से सस्टेन कर सकती और अगर मान लो इस मतलब जो बिल्डिंग बनाई है उसी डायरेक्शन में अगर उनका ऑफ़िस हो, बाय डिफ़ॉल्ट ही हो, तो कोई रेमेडी है। तो है जो रेमेडीज़ कर सकते हैं, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के बाकी सब जगह की आप रेमेडीज़ कर सकते हो। आपको नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन 100% अवॉइड करना चाहिए और साउथ वेस्ट की एंट्री नहीं होनी चाहिए, साउथ वेस्ट की एंट्री नहीं होनी नहीं चाहिए? होनी चाहिए। मेन गेट की या फिर आपके आपका जो प्रीमाइसेस का जो मेन एंट्री है वो साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए? यस, मतलब इतना ध्यान रखना पड़ता है बिज़नेस में? बिल्कुल क्योंकि साउथ वेस्ट की जो एंट्री है वो क्या करेगी, आपको एक लेवल तक लेके जाएगी, एक्सपांशन मोड पे लेके आएगी। एक्सपांशन मोड के लिए आप क्या करते हो? लोन्स लेते हो, डेट्स लेते हो और जब आप एक्सपांड कर लेते हो, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। और ऐसे मेरे पास कुछ नहीं तो 38 केसेस हैं, जो सेम सिचुएशन हुआ है और सबकी एंट्री हुई है साउथ वेस्ट की। तो आप डेट में आ गए, अब बिज़नेस नहीं है। तो आपका ऑफ़िस गया, आपका घर गया, सब चीज़ बिक जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो वो एंट्री अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि वो डिस्पोज़ल की एंट्री है। अच्छा, ये वास्तुशास्त्र की जितनी बातें हैं, ये किसने लिखी है? कहाँ से पढ़ते हो आप लोग? मतलब आप आपका रिसर्च का सोर्स अ, कहाँ से सोर्स है? वास्तु जो है बहुत सारे उसके रेफरेंसेस हैं। जैसे विश्वकर्मा प्रकाश एक किताब है, मायामतम है, मानसार है। ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं जहाँ पे आपको वास्तु के अलग-अलग रेफरेंसेस मिलेंगे। अब जिनसे मैंने पढ़ना चालू किया वास्तु की नॉलेज लेना स्टार्ट किया 2012-13 की बात है ये। उस वक़्त उन्होंने काफ़ी रिसर्च करके हमें बोलते हैं ना रिसर्च करके हैंडबुक दे दी थी और उसमें तो मेंशन्ड है हम सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं जो लिखा हुआ है कि ओके यहाँ पे ये होने से ये होता है ये सब वेरीफाई कर सकते हो। तो ये वास्तु जो है इसके वर्णन आपको महाभारत के टाइम में भी मिलेंगे, एस्ट्रोलॉजी के वर्णन रामायण के टाइम पे मिलेंगे। तो ये 5-10 हज़ार साल पुराने इनके लिखे हुए चीज़ें हैं। आज सिर्फ हम मॉडर्न टाइम पे हम इसको सिर्फ वेरीफाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जो लिख के गए हैं, जो बताया गया है वो सही है या गलत है, बस उसको वेरीफाई कर नहीं तो उससे जीवन में चेंजेस भी देखे हैं क्या आपने? मतलब बिल्कुल कि जैसे देख मतलब ये रेमेडी कर दी, हाँ, तो चेंजेस हो गए, वो बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है। देखिए जब मैंने वास्तु सीखना स्टार्ट किया था,
उसी वक्त मैंने अपना घर शिफ्ट किया था। ठीक है। बिजनेस मेरा ग्रो करा था उस वक्त। जब मैं वास्तु सीख रहा था उस वक्त आई वॉज इनटू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मैं सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स को चाइना से प्रोड्यूस करके इंडिया में एक्सपोर्ट करता था, सॉरी इंपोर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो पैसे अच्छे आ रहे थे, तो मैं छोटे घर से बड़े घर में गया। अब मेरा वास्तु बदल गया। उस घर में जाने से तकरीबन 20-21 दिन हुए होंगे, मेरी मदर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। अब हम डॉक्टर के ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गए। 2 वीक के ट्रीटमेंट में कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ। और उनको क्या हो रहा था, इंटरनल पैरालिसिस हो गया था बॉडी के अंदर। मतलब हाथ और पैर चल रहे हैं, लेकिन बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स जो हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। और ये हमें पता चला जब हम पवई हीरानंदानी हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। डॉक्टर गौतम त्रिपाठी करके, उन्होंने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। जब डायग्नोसिस किया तो उन्होंने बताया कि आपकी मदर को जीबीएस सिंड्रोम है। अब वो बीमारी का नाम मैंने पहली बार सुना था, जीबीएस सिंड्रोम। उस वक्त इंडिया में सिर्फ 953 केसेस थे जीबीएस सिंड्रोम के। उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम ही आपके नर्व सिस्टम को अटैक कर लेती है ऑलराइट। और बॉडी इंटरनल पैरालिसिस हो जाता है। अब मैं नए घर में शिफ्ट हुआ था, जस्ट वास्तु सीखना स्टार्ट किया था मैंने, लेआउट बनाया। तो मैंने क्या पाया, 2 चीज़। आपके जो घर का नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है वो हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है और वो वाटर एलिमेंट का जोन है। मेरे घर में उस वॉल पे रेड कलर था और मेरी एंट्री जो थी उस वक्त डिस्पोजल की थी, क्योंकि वास्तु पता नहीं था, बिना वास्तु देके घर लिया था। डिस्पोजल की एंट्री और हेल्थ के जोन में इम्पैक्ट था। तो मैंने एंट्री को ट्रीट कराया और वो जो रेड पेन था मैंने खुद ही पेंट करना स्टार्ट किया। अब जीबीएस सिंड्रोम में क्या होता है, आपके बॉडी में प्लाज्मास डाले जाते हैं, लाइफ प्लाज्मास डाले जाते हैं और आपके बॉडी वेट के हिसाब से डबल द अमाउंट ऑफ प्लाज्मा लगते हैं। तो मेरे मदर के केस में 60 वाइल्स ऑफ प्लाज्मा रिकमेंडेड था और एक वाइल उस वक्त 19,000 का होता था, तो 60 वाइल्स डालने थे। जब मैंने पेंट किया 23rd वाइल चल रहा था उनका प्लाज्मा का। हॉस्पिटल से दूसरे दिन फ़ोन आया कि आपके मदर को प्लाज्मा रिएक्ट करना चालू किया है, तो हम ये ट्रीटमेंट बंद करना पड़ेगा क्योंकि बॉडी रिएक्ट कर रहा है। बोला ठीक है, जो डॉक्टर बोले, क्योंकि हमें तो पता नहीं क्या करना है। और 3 दिन बाद शी वाज़ ओके ओह! अच्छा। और विदिन अ वीक शी वाज़ डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। डॉक्टर का ये कहना है कि जीबीएस सिंड्रोम टेक्स एटलीस्ट 8 मंथ्स टू रिकवर एंड वी आर सरप्राइज्ड कि ये वीक्स के अंदर कैसे हो गया। नाउ शी इज़ वेरी हेल्दी। हाउ इज़ दैट थैंक यू। बिल्कुल। और ये 2013 में हुआ था उनके साथ। तो इसने मेरे बिलीफ सिस्टम को चेंज किया स्ट्रॉन्ग कि कर दिया। जस्ट एक कलर चेंज करने से अगर ये हो सकता है, तो अगर हम वास्तु करें तो बहुत चीज़ें पॉसिबल हैं। हुँ। और अभी ये कोइंसिडेंस भी लोग बोल सकते हैं कि नहीं, ओके कलर चेंज नहीं किया होता तो भी शायद ऐसा होता, लेकिन मेरे लिए तो वो था कि मैंने कलर चेंज किया और उसके 3 दिन बाद मैंने इफ़ेक्ट्स देखे। आपने पढ़ा फिर कलर चेंज किया तब हुआ ना, आपने अनजाने में तो नहीं किया ना? नहीं, नहीं, क्योंकि तब तो मैं वास्तु सीख रहा था मैं हाँ, हाँ। और मुझे पता था कि ये रेड कलर यहाँ पे इम्पैक्ट दे रहा है और मैंने रेड कलर चेंज किया। और वो कलर चेंज करने के बाद 2 दिन में चीज़ें पूरी चेंज हो गई। सो इट वाज़ अ काइंड ऑफ मिरेकल फॉर मी, क्योंकि जीबीएस सिंड्रोम अगर आप सर्च करो इतने आसानी से ठीक नहीं होता और डॉक्टर्स का भी यही कहना था कि ये इतने जल्दी ठीक होंगे, हमें भी एक्सपेक्टेड नहीं था। शी वाज़ वॉकिंग विदिन अ वीक। मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल तो क्या ही पूछूँ, क्योंकि आप तो अपनी खुद की आप बीती बिल्कुल। बता रहे हो, वो सब और वो ज़्यादा अच्छी है। जब मैंने इस अपने आप पे इम्प्लीमेंट किया और जब मैंने रिज़ल्ट लिया तो ये जो मोटिवेशन मिला और जो अब उस रिज़ल्ट को अब मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि वी वर वेरी टेंस्ड, क्योंकि अगर एक पैरालिसिस जैसा चीज़ हो जाती है तो उसके बाद का जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो क्या होता है और तो ये उससे आप बाहर आना। ये बताओ कि आपके पेरेंट्स का भी घर में रहना ज़रूरी है? मतलब उस घर में कौन-कौन रह रहा है, उसको इम्पैक्ट पड़ेगा या उसके जो आस-पास लोग हैं, उनको भी इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। अब इस घर में जो रह रहा है कंटिन्यूअस, उसके ऊपर वो घर के वास्तु तो इम्पैक्ट कर ही रहा है। लेकिन अगर आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, समझो 4 भाई है और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और चारों भाइयों को सेम तरीके के प्रॉब्लम आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा केसेस है हमारे पास कि 4 भाई हैं, चारों की शादी नहीं हो रही है या फिर चारों के बच्चे नहीं हो रहे हैं। तब हम वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को चेक करेंगे कि वहाँ से रूट्स पे क्या है और वहाँ पे फिर हमको ट्रीटमेंट करना होता है। तो इस तरीके से आपको
एनालाइज करना होता तो है। ये तो बहुत डीप हो जाएगा ना, क्योंकि मान लो कोई फैमिली है, मतलब कोई पेरेंट्स रह रहे हैं, फिर बच्चे अलग हो गए, तो उनका अलग होगा या फिर उनके साथ उनका भी वास्तु सही करना देखिए, पड़ेगा? एक एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, वहाँ से आपके पेरेंट्स अलग हुए और फिर आप अलग हुए, बात अलग है। लेकिन जो मूल प्रॉपर्टी है, और अगर सब पूरे फैमिली मेंबर्स को सेम तरीके के इश्यूज़ है, तो आपके एंसेस्टर प्रॉपर्टी को ट्रीट करना पड़ता और अगर वहाँ अगर कोई एक सही चल रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। है, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर इनके घर में कुछ इश्यूज़ होंगे, फिर तो उसके वो खुद हमें के घर में खुद कुछ के घर इशू में है। देखने होंगे। यस, अच्छा, आपने कोई एक रिपोर्ट बनाई थी, अबंडेंस ब्लूप्रिंट रिपोर्ट, बिल्कुल। उसके बारे में थोड़ा बताओ ना, क्या है वो? अबंडेंस ब्लूप्रिंट रिपोर्ट जो है, हमने एक नॉमिनल फ़ी में एक रिपोर्ट बनाई है। उस रिपोर्ट में हम क्या करते हैं, आपके बर्थ डिटेल्स लेते हैं, आपकी कुंडली बनाते हैं और कुंडली के आधार पर हम सजेशंस देते हैं कि आपका अभी का पीरियड क्या चल रहा है, आपके बर्थ चार्ट में प्रोमिसेस क्या बने हुए हैं, अभी पीरियड क्या चल रहा है, ट्रांजिट क्या हो रही है और वर्षफल क्या हो रहा है। और हम कुंडली के आधार पर आपको बताते हैं कि आपका बेनिफिशियल डायरेक्शन क्या है, पैसे आपको किस दिशा से आएंगे, विश फुलफिलमेंट कहाँ से होनी है, और अगर उस दिशा में कोई इम्बैलेंस है तो आप उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो एक बहुत एलोबरेटेड रिपोर्ट है, जहाँ पे हम आपको एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और ये बहुत नॉमिनल फ़ी हमने लिया है, ताकि हम मैक्सिमम लोगों तक ये सर्विस दे सकें। मतलब आप ना सर बाथरूम की सबसे ज़्यादा बात कर रहे हो अभी, मतलब अपनी इतनी बात में कम से कम बाथरूम की 4-5 बार बात आ गई है। बिल्कुल। उसी पे फ़ोकस क्यों कर रहे हैं अपन बार-बार? देखिए, सबसे बड़ा एनर्जी ड्रेनर आपका टॉयलेट है। हुँ, सबसे बड़ा एनर्जी ड्रेनर। ड्रेनर है, क्योंकि टॉयलेट का काम क्या है, डिस्पोज़ करना। हाँ, हेल्थ के ज़ोन में अगर टॉयलेट है तो क्या होगा, हेल्थ को डिस्पोज़ करेगा। तो पहले तो टॉयलेट होते ही नहीं थे। पहले तो टॉयलेट घर के बाहर होते थे ना। तब भी वास्तु प्रॉब्लम तो होती होगी ना? तभी कम, देखिए आप अगर पीछे जाएँगे, हाँ, तो वास्तु के रिलेटेड प्रॉब्लम हमने बहुत कम डिस्कस किए होंगे, पहले की जनरेशन्स में देखो। अभी क्या हो गया है, हम मंदिर घर पे लेके आएँगे, पहले तो मंदिर भी नहीं होता था घर पे। हम आलसी हो गए, हम चीज़ों को घर के अंदर लेके आ रहे हैं। उसका इम्पैक्ट चेंज हो रहा है। पहले क्या था, टॉयलेट इसलिए घर के बाहर होता था क्योंकि टॉयलेट सबसे बड़ा नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, इसलिए उसको घर के बाहर रखा जाता था। लेकिन अभी सिटीज़ में तो पॉसिबल ही नहीं है। बॉम्बे में भी फिर भी अगर आप 20 साल पहले के जो बिल्डिंग्स देखोगे, वहाँ पे भी कॉमन टॉयलेट्स होते थे घर के बाहर। अच्छा। आज भी आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। लेकिन फिर धीरे-धीरे जब सोसाइटीज़ बनने लगी, फ्लैट सिस्टम्स आने लगे, तब सबके टॉयलेट्स घर के अंदर आ गए। अब एक घर में 4-4 5-5 टॉयलेट्स होते हैं। तो ये तो बिल्डर तो ये नाम से बेच रहे हैं कि वास्तु कंप्लायंट है, वास्तु कर रखा है, पूरा वास्तु दे रखा है। आप देखो बड़े-बड़े बैनर देखोगे तो लिखा आता है उसमें कि वास्तु के अनुसार बनाया हुआ घर मिलेगा आपको। देखिए, अगर मैं बिल्डर हूँ, तो मेरा काम है एफएसआई को यूटिलाइज़ करना। मैं वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से घर नहीं बनाऊँगा, क्योंकि जभी भी बिल्डर वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से घर बनाना चाहता है, तो उसका पूरा एफएसआई सिस्टम बिगड़ जाता है। उसको 1-1 स्क्वायर फीट बेचना है वहाँ। तो कोई भी वास्तु को कभी भी वास्तु के हिसाब से उसका घर नहीं, वास्तु तो ठीक कर रहा है ना, पर वो पैसे कमा के। वो उनका कर रहे हैं। आपको जो माल बेचना है, हाँ, वो प्रोजेक्ट का वास्तु करते हैं, हाँ। लेकिन लेआउट का वास्तु नहीं होता। प्रोजेक्ट का वास्तु करते हैं कि भैया बिल्कुल, कि भैया कहाँ से बिल्कुल। एंट्रेंस होनी है, कहाँ कहाँ एंट्री कहाँ करूँ, कहाँ कॉमन मेरा बाथरूम सेल्स बनना ऑफ़िस है। हो, हाँ, कहाँ मेरे स्टाफ का टॉयलेट हो, हाँ, वो होता है। लेकिन आपका जो बिल्डिंग बन रहा है, आपका जो घर बन रहा है, हाँ। उसका वास्तु बिल्डर नहीं करता। वो झूठ बोल के बेच रहे हैं बिल्कुल बाकायदा। अब वो ठीक है, जो भी है, मतलब दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सेल्स। ठीक है। तो ऐसा तो आपके लिए भी बोल सकते हैं लोग कि जो वास्तु करते हैं, जो कंसल्टेंट करते हैं, वो भी बताने के लिए, बेचने के लिए कर रहे हैं। देखिए, क्या होता है ना, जब तक आप चीज़ों को जानोगे नहीं, तब तक मानोगे नहीं। अगर यहाँ पे मैं बता दूँ कि रेड, नॉर्थ में अगर रेड कलर है, तो पैसे की तकलीफ़ होगी, और आप देख रहे हो कि आपके घर में नॉर्थ में रेड है और पैसे की तकलीफ़ है, तो आपको क्या करना है? सिर्फ़ रेड कलर हटाना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वास्तु यही है। अच्छा ठीक है, मैं करूँगा सब कुछ काम, ठीक है? मैंने कभी किया नहीं आज तक वास्तु का कोई एपिसोड पॉडकास्ट। मैं करूँगा ये काम सारे कुछ-कुछ और फिर मैं एक एपिसोड वापस रिलीज़ करूँगा बिल्कुल, और ऑडियंस को बिल्कुल, बताऊँगा कि देखो यार मैंने करा था, ऐसा हुआ है तो ऐसा हो रहा है। नहीं बिल्कुल, हो रहा तो भी बनाऊँगा बिल्कुल, बिल्कुल कि बनेगा। ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए, मैंने तो वास्तु को 2 बार अपने ऊपर आज़माया है। एक मेरे मदर के केस में और मेरे केस में भी मैंने देखा, और ये 100% काम करता है। अगर आपकी एंट्री पॉज़िटिव है, पैसे देने वाली है, तो आपको पैसे दे के ही जाएगी। ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। और आपकी एंट्री अगर पैसे लेने वाली है, तो वो लेके ही जाएगी, ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ, अपने खुद के एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने शायद एक्सपीरियंस नहीं किया होता, तो शायद मैं इस फ़ील्ड में भी नहीं होता। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, और प्लस मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, उनके भी एक्सपीरियंस ऑल्टर हुए हैं आफ्टर वास्तु सजेशंस।
अच्छा, कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड बात करते हैं। अच्छा, घर के किस हिस्से में एनर्जी ब्लॉक होने से रिलेशनशिप में टेंशन बढ़ती है? देखिए, 2 चीज़ें हैं, रिलेशनशिप में टेंशन किस वजह से बढ़ रही है? देयर कैन बी अ मल्टीपल रीज़न्स जहाँ पे रिलेशनशिप इश्यूज़ हो रहे हैं। एक होता है मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है रिलेशनशिप में, तो प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, घर में मैं अर्निंग मेंबर हूँ और मैं पैसे नहीं ला पा रहा हूँ, कोई भी कारण से मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, तो भी रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं। तो पहले हमें आइडेंटिफ़ाई करना होता है कि रिलेशनशिप इश्यू किस वजह से है। राइट। मेजर आज के तारीख में हस्बैंड वाइफ के बीच के जो इंटीमेट रिलेशंस है वो नहीं होने की वजह से रिलेशनशिप इश्यूज है, ये ऐसे बहुत सारे केसेस आज के टाइम में आते हैं। दूसरा मेजर कारण है पैसा। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्राइमरी इशू क्या है। अगर वो आइडेंटिफाई कर लिया तो आप प्राइमरी डायरेक्शन पे जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इंटीमेसी रिलेटेड इश्यूज है तो आप नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो अट्रैक्शन का ज़ोन है, सेक्सुअल रिलेशनशिप का ज़ोन है। तो उसको आप पहले ठीक करोगे और बाद में साउथ वेस्ट जो ज़ोन है दैट इज़ ज़ोन ऑफ रिलेशनशिप, उसको ठीक करोगे। जब ये दोनों को आप बैलेंस करोगे तो आपका रिलेशनशिप बैलेंस होते हुए दिखेगा। साउथ वेस्ट ज़ोन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वहाँ पे पितृदेव जो है, हमारे जो पितृ हैं, उनका स्थान है। अगर वो इम्बैलेंस है तो उस घर में शादियाँ नहीं होती, शादी हो गई है तो चाइल्ड बर्थ नहीं हो, तो वो बैलेंस करना ज़रूरी है। तो साउथ वेस्ट एक बैलेंस होना चाहिए और प्राइमरी ज़ोन जिस वजह से ये इशू हो रहा है उस डायरेक्शन को भी बैलेंस करना पड़ता है। अच्छा, ये वास्तु और एस्ट्रोलॉजी इंडिया में ज़्यादा देखा जाता है। क्या बाहर भी है ऐसा? मतलब यूएस, यूके, बाहर मतलब सिंगापुर वगैरह सब जगह पे ये देखा जाता है? बिल्कुल, हर जगह पे वास्तु का अवेयरनेस आज की तारीख में बढ़ रहा है। अभी मैं वर्ल्ड वाइड काम करता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, मैंने मैक्सिमम बहुत सारे कंट्रीज़ में काम किया हुआ है। तो मेरे क्लाइंट्स यूके के हैं, यूएस से है, अफ्रीका से है, दुबई से बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, सिंगापुर से क्लाइंट है, मलेशिया से क्लाइंट्स है। तो हर जगह पे, इवन फ्रॉम पाकिस्तान आई हैव क्लाइंट्स, तो हर कोई बिलीव करता है। अच्छा, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब ऐसे तनाव बना हुआ है, तो कोई वास्तु रेमेडी है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर छोटी-छोटी बातों में एग्रेसिव हो रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में आपके गैस बर्नर होगा, क्योंकि वो ट्रिगर पॉइंट बन जाता है कि कुछ बोला, गुस्सा आ गया। तो नॉर्थ ईस्ट के गैस बर्नर को बैलेंस करना है, अगर पॉसिबल है तो वहाँ से शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो मेंटल इम्बैलेंस करता है। दूसरा, ट्रिगर किस वजह से हो रहा है, जैसे मैंने पहले बताया, क्या रीज़न से ट्रिगर हो रहा है, उस डायरेक्शन पे जाके उसको बैलेंस करना है। और दूसरा, साउथ वेस्ट को बैलेंस रखना है। साउथ वेस्ट में अगर ग्रीन कलर है, ज़्यादा एक्सेसिव ब्राउन कलर है, प्लांट्स लगे हुए हैं, उसको हटाना चाहिए। ऐसे सिंगल लोग जो होते हैं, मतलब जो मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको अगर पार्टनर को अट्रैक्ट करना है, तो भी है रेमेडी? देखिए क्या होता है, अगर कुंडली में हुँ, शादी का योग नहीं है, हुँ। तो मुश्किल है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि योग ही नहीं है? योग ही नहीं है, बहुत सारे कुंडलीज़ हैं, जहाँ पे शादी का योग नहीं है, तो मुश्किल हो जाता है शादी करना। या फिर योग है, लेकिन डिलेड है, तो उनकी 40s के बाद शादी होगी। तो वो भी देखना होता है कि योग है या नहीं है। कभी-कभी हम देखिए हम हर चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। हुँ। योग होना चाहिए, उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं है, हम किसी की कुंडली रीराइट नहीं कर सकते। देखिए, हमारे लाइफ़ को 3 चीज़ गवर्न करती हैं। हमारा 1/3 हिस्सा है जो हमारे कर्मास है, और वो हमारे कर्मास हमारे भाग्य बन के आई है। 1/3 हिस्सा है आपका एनवायरनमेंट। अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, भले ही आपका कर्मास गलत है, लेकिन एक पॉजिटिविटी तो रहेगी, कुछ एक ग्रोथ तो मिल जाएगा। और दूसरा, आपने जन्म लिया उस वक़्त प्लैनेट की सिचुएशंस क्या थी? अगर प्लैनेट की पोज़ीशन अच्छी है और उनकी दशा चल रही है, तो उस दशा में आप बहुत ग्रो कर जाओगे। पर सर, मैं एक बात बताऊँ, मैंने यही सवाल ना अभी इंडिया के सबसे बड़े गुरु प्रेमानंद जी महाराज, मैं तो फेस टू फेस उनसे इंटरेक्शन करके आया और मैंने उनको ये सवाल रख दिया। उन्होंने बोला कि ऐसा काम करते हैं, ऐसा-ऐसा होता है, तो मैंने बोला महाराज जी भाग्य भी तो है कुछ फिर, बिल्कुल। तो आप भाग्य को कैसे नकार सकते हो? हाँ। तो उन्होंने तो उत्तर ही बदल दिया, उन्होंने बोला भाग्य है तो भाग्य क्या कर लेगा? बोला ना मेरे तो किडनी दो, फिर भाग्य आया तो भाग्य ने क्या कर लिया? कुछ भी नहीं कर पाया ना। तो भाग्य तो आप स्वयं निर्मित करते हो हमेशा। देखिए, भाग्य कौन निर्मित कर पाता है? जो योगी है। आप योगी बन जाओ, आप भी अपना भाग्य चेंज कर सकते हो, लेकिन योगी बनने के लिए वो जो तपना होता है, वो हर कोई नहीं कर सकता। अभी वो योगी है, उन्होंने अपना भाग्य चेंज किया, आप और मैं नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। उस लेवल पे जाओगे तो आप कर सकते हो ना, लेकिन उस लेवल तक जाने के लिए जो साधना है, वो हम नहीं कर पाएँगे, शायद। अगर आप वो साधना करो, आप भी अपनी भाग्य बदल सकते हो। तो भाग्य बदलने के लिए आपको योगी बनना है। अब योगी कौन है? जिन्होंने दुनिया बदली है, जैसे रतन टाटा ये योगी थे, उन्होंने अपना भाग्य बदला। मुकेश अंबानी एक योगी है।
आप और मैं अगर उस लेवल पे जाए तो हम भी अपना भाग्य बदल देंगे। उसके लिए कर्म ज़्यादा करने हैं, साधना करनी है। साधना करनी है। क्या है डेफिनेशन आपके लिए साधना की? देखिए, साधना वो है जो जिस पर्पस के लिए आप पैदा हुए हो, हाँ, उस पर्पस तक कैसे पहुंचा जाए, हाँ। वो साधना है। कैसे पता करें? अब कुंडली बताती है। हैं? कुंडली बता देती है वो। बिल्कुल, कुंडली में पर्पस ऑफ लाइफ पता चल जाता है काफ़ी हद तक, हाँ। और एक इनर कॉलिंग होती है हर एक। अच्छा 50% भी पता चल जाए तो भी ओके है ना? मतलब फिर बिल्कुल, तो पता चल जाएगा कि अच्छा भैया इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है तेरा? बिल्कुल, बिल्कुल। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे चार्ट में इंजीनियरिंग का कोई कनेक्शन नहीं है, और माँ-बाप चाहते हैं है आप नहीं है। अच्छा आप आपने देखा है क्या ऐसा? हाँ, मेरे चार्ट में तो चलो ठीक है, सिस्टम्स डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग और आईटी का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना हुआ है। बना हुआ है, ठीक है। लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे कॉमर्स पढ़ाना चाहते थे, तो मैंने कॉमर्स पढ़ाई की। हो सकता था अगर साइंस में होता, इंजीनियर होता, तो शायद आज कुछ और कर रहा होता। लेकिन किसने चेंज किया पैटर्न? मेरे पेरेंट्स ने। और आजकल मैक्सिमम जो बच्चे हैं, पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि उनका बच्चा क्या बनेगा। आइडियली डिसाइड ये होना चाहिए कि उसका इंटेलेक्ट क्या कह रहा है, वो किस चीज़ के लिए बना है। आप एंड्रॉयड को आईफ़ोन नहीं बना सकते, या आईफ़ोन को एंड्रॉयड नहीं बना सकते, करेक्ट? उसी तरीके से हर एक बच्चे का एक पैटर्न होता है। अगर वो समझ के आप उसको उस डायरेक्शन में अगर गाइडेंस दो, तो वो बहुत अच्छा काम कर लेगा। मैं आपकी बातों से जहाँ तक ये समझ पा रहा हूँ कि जैसे मान लो किसी बच्चे का जन्म हुआ, फिर उसका पैटर्न बनने लगा, तो उसकी जो कुंडली में जो चीज़ें लिख रखी हैं और अगर उसको जो करने का चाह है, वो दोनों अगर मैच करता है, तो वो एकदम सक्सेसफुल है। बिल्कुल, अगर मान लो कुंडली में कुछ लिख रखा है, आप कुछ और करना चाह रहे हो या कुछ और कोई आपसे कराना चाह रहा है और फिर आप आगे-आगे बढ़ते हो, तो गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि पैटर्न ही चेंज कर दिया ना आपने। अब इसको फ़ोटोग्राफ़र बनना था, आप उसको आईटी में डाल के उसको आईटी के पीछे भगा रहे हो, क्योंकि दुनिया कर रही है। सो वो कर तो लेगा आईटी, लेकिन उसको उसमें वो मज़ा नहीं हो, मज़ा नहीं आएगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों का सवाल यही है, पैसा है, गाड़ी है, गा सब कुछ है, वो पर किक मज़ा नहीं नहीं आ देगा, रहा वो है। मज़ा नहीं है। क्योंकि आप क्योंकि आपने जन्म लिया पर्पस के लिए, और आपको पता है आप पर्पस से डिविएट हो चुके हो। आपका पर्पस था एक बहुत बड़ा फ़ोटोग्राफ़र बनना। अब आईटी में कोडिंग लिख रहे हो, तो पर्पस सॉल्व हो गया ना, तो वो किक नहीं मिलेगी। जैसे मेरा तो कभी बिज़नेस में आने का नहीं था। हाँ, जैसे मेरा तो खुद ही बताऊँ तो मतलब मैं सोचा नहीं था कि बिज़नेस करूँगा, मैं तो सोच रहा मैं पुलिस वाला बनूँगा, ये आईएएस में चला जाऊँगा, उसमें चला जाऊँगा, कुछ पैटर्न ऐसे थे। फिर चीज़ें चेंज होती गई अपने आप मतलब माइंडसेट बनता गया, बनता गया, बनता गया, बनता गया। 2021 में जाके ऐसा बिज़नेस का बनने लगा नहीं यार, दिस इज़ द राइट थिंग। ये अब कर रहा हूँ मैं। अब मैं यही करूँगा लाइफ़ टाइम चाहे कुछ भी हो जाए। अभी मैं अपनी बात करता हूँ। आज मुझे 12 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी और वास्तु करते हुए। इससे पहले कि अगर मेरी जर्नी देखोगे आप, आई स्टार्टेड माय जर्नी, आई यूज्ड टू होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, छोड़ दिया। आई वाज़ इनटू फिल्म्स डूइंग सेट डिज़ाइनिंग, वो किया मैंने, पैसे अच्छे थे लेकिन मज़ा नहीं आया, वो किक था नहीं था, छोड़ दिया। फिर मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में गया, फिर अचानक मैंने छोड़ दिया, बस छोड़ दिया, क्यों छोड़ा पता नहीं। फिर बिज़नेस स्टार्ट किया, बिज़नेस किया, फेलियर हो गया बिज़नेस, डेट्स में चले गए, ख़त्म हो गया बिज़नेस, छोड़ दिया। फिर स्टॉक मार्केट किया, उसमें एक्सेल किया, सिखाया, फिर वो किक नहीं मिला, छोड़ दिया। तो कहीं ऐसी वो पैटर्न नहीं बना कि मैं उसको लंबा खींच सकूँ। लेकिन जब मैंने एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के, इट इज़ 12 इयर्स आई एम डूइंग इट। सो ये सबसे बड़ी जर्नी अगर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की देखोगे तो ये मेरा एस्ट्रोलॉजी और वास्तु है। क्यों? क्योंकि आज जब मैं अपने चार्ट को देखता हूँ, तो मेरा पर्पस ही इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं इसे लंबा कर पाया, और आज भी ऐसा लगता है कि कल ही मैंने स्टार्ट किया है। सो एवरी केस, एवरी कुंडली इज़ डिफरेंट। हुँ। तो वो एक किक आज भी है। चलो थोड़ा कुछ क्वेश्चन्स है, कॉमन इंडियंस क्वेश्चन्स है, वो हाँ, पूछता हूँ। हाँ। वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं? देखिए, वास्तु जो है आपके एनवायरनमेंट्स को डिफाइन करता है, और एस्ट्रोलॉजी जो है आपके कॉस्मिक पैटर्न्स को डिफाइन करता है। हुँ। जब आप एस्ट्रोलॉजी को वास्तु के साथ कंबाइन करते हो, कुछ बुक्स के रेफरेंस है जहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि कौन से प्लैनेट का कौन सा डायरेक्शन है, कौन सी राशि का कौन सा एनवायरनमेंट है, ये मेंशन किए गए हैं। इसको जब आप कोलैब करके काम करते हो, तो रिजल्ट बहुत फास्ट देखे गए हैं। फॉर एग्जांपल, हम बोलते हैं मनी नॉर्थ और साउथ ईस्ट से आता है वास्तु के हिसाब से, लेकिन आपकी कुंडली में पैसा जो है सूर्य दे रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम्पल कुंडली दे। सबकी अलग है। आपकी कुंडली में पैसे का भाव सूर्य से आ रहा है।
और सूर्य की जो डायरेक्शन है, सन की डायरेक्शन है, ईस्ट है। और अगर आपके ईस्ट में टॉयलेट है तो भी आपको पैसे के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो सन आपको पैसा देना है उसकी पोजीशन वीक हो गई आपके घर में, तो उसको ट्रीट करेंगे, आपके पैसे की पोजीशन धीरे धीरे चेंज होने लगती है। अब लोगों का एक्सपेक्टेशन ये है कि आपने काम किया 3-4 दिन में रिजल्ट्स आने चाहिए। रिजल्ट 3-4 दिन में नहीं आते, इट टेक्स टाइम। आपको फेथ रखना है सिस्टम पे और आपको अपने कर्म करने हैं, बाकी रिजल्ट्स आपको आ जाएंगे। अपने आप आ जाएँगे। अच्छा, पहले घर के वास्तु को बैलेंस करना ज़रूरी है, इंडिविजुअल कुंडली को बैलेंस करना ज़रूरी है? देखिए, कुंडली जो है ना टाइमलाइन बताती है कि किस वक्त क्या होगा, और वास्तु जो है ओवरऑल सिनेरियो बताता है। अब हमारे पास जब क्लाइंट आते हैं, वो हमेशा उनका जब टाइम खराब होता है तब आते हैं, हाँ, राइट। क्योंकि जो खुश होता है ना, अच्छा ग्रो कर रहा है, वो कभी नहीं आता। तो इसके लिए हमें कुंडली इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि टाइमलाइन जो है वो कुंडली बताती है। हुँ। सो हम कुंडली के रेफरेंस लेते हुए कुंडली में जो प्लैनेट की पोजीशन बनी है उसको भी बैलेंस करते हैं और फिर वास्तु को भी बैलेंस करते हैं। बहुत सारी कुंडली ऐसी भी आती है जहाँ पे आपके हाथ में कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते उनका, ऐसी भी कुंडली आती है। तो वो क्योंकि रिजल्ट देना हमारे हाथ में नहीं है, तो ऐसी भी कुंडली आ जाती है कि जहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते उनका। अच्छा, मतलब बंटाधार है या फिर बहुत अच्छा है? बिल्कुल होता है ऐसा, और ये रियलिटी है। हुँ। आप हर किसी के लाइफ में चेंज नहीं ला सकते। राजकुमार जी, ना एक बात बताओ कि ये ना, ये जो वास्तु टिप्स है, एस्ट्रोलॉजी टिप्स है, ये बहुत महँगा हो गया है आजकल। मतलब ये तो अफोर्डेबल भी नहीं है। तो आम आदमी क्या करे? कुछ ऐसी टिप्स बता दो लोगों के लिए कि ज़िंदगी आसान हो जाए। वास्तु महंगा हो गया ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो मेरे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता हूँ। एवरी संडे आई कम लाइव, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु मैं फ्री में सिखा रहा हूँ। आप सीखिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। वास्तु करने के लिए कोई यंत्र की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं। टॉयलेट ट्रीटमेंट 400 रुपया लगता है, एक मेटल वायर डालना है और एक कड़िया को बुलाना है और वो ट्रीटमेंट हो जाता है। 2 घंटे में टॉयलेट आपका ट्रीट हो जाता है, उसमें कोई कॉस्ट नहीं है। गैस बर्नर के नीचे आपको स्टोन रखना है, 300-400 रुपए के पत्थर आते हैं, वो रखना। एंट्री को ट्रीट करने के लिए टेप लगते हैं, वो 100-200 रुपए में अमेज़न पे अवेलेबल है। तो कोई ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव नहीं है। अभी क्या हो गया है ना, बहुत लोगों ने इसको कमाने का ज़रिया बना लिया है। जहाँ पे डर और लालच बिकता है, वहाँ पे पैसा है। तो है, अभी उस ज़ोन में नहीं जाते, लेकिन वास्तु करना कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है। अब हाँ, अगर घर का कलर आपका अलग है, उसको चेंज करना है, तो डिपेंड करता है आप कौन-सा कलर लगा रहे हो, उसके हिसाब से एक्सपेंस है। एक वो रेमेडी बताई थी ना, बच्चों को पढ़ाई में अगर फ़ोकस कराना है, तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले आपको वेस्ट साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है, उसको बैलेंस करना है। टॉयलेट है, गैस बर्नर है, या जो भी इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस करना है। उसके बाद उनकी बुक्स वहाँ रख दीजिए। तो जभी भी पढ़ाई की बात होगी तो उनके सबकॉन्शियस में बुक्स आएँगे, तो वो पढ़ना चालू करेंगे। मेरे को तो ऐसा यही लग वास्तु एस्ट्रोलॉजी मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे शरीर तो दिख रहा है, हाँ, मन नहीं दिखता, पर है। बिल्कुल, सबकॉन्शियस माइंड नहीं दिखता, पर है। है, डॉक्टर भी बोलते हैं बिल्कुल, कॉन्शियस माइंड नहीं दिखता, पर है। है। तो ऐसे ही वो चीज़ लगती है मेरे को कि दिखता नहीं है, बट है। इसलिए उसको जानना ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से वास्तु आप 1 हफ्ते में, 1 वीक अगर आप वास्तु पढ़ोगे, आप वास्तु जान जाओगे। थोड़ा समझ में आ जाएगा कि पर ऐसे गलत रेमेडी भी तो कर सकते हो आप, कि आपको आपने करने की कोशिश करी, गलत कर दिया। देखिए, जब आप इसलिए तो एक ट्रेन्ड वास्तु कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है ना, कि गलतियाँ ना हो। बहुत जन क्या होते हैं, 1-2 सेशन सीख के वो अपने घर में रेमेडीज़ करने लग जाते हैं। मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने घर को आप खुद मत करो। अपने घर को खुद अपने मत कलीग करो। को लेआउट दे दो अपना, क्योंकि वो जो फ्रेश आइज़ से देखेगा, तब वो आपको सॉल्यूशन दे पाएगा। नॉर्मली क्या होता है ना, इंसान लालची है, उसको हर चीज़ चाहिए होता है। तो वो पैसा भी लेता है, हेल्थ भी लेता है, ये भी लेता है, और वो घर को इम्बैलेंस कर देता है। जब एक थर्ड पर्सन आपके घर को काम करता है ना, तो वो परफेक्ट उसी चीज़ों को पकड़ता है जहाँ पे प्रॉब्लम है। अच्छा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो होता है, एक मेन सबसे ज़्यादा जैसा पैसा आता जाता है, उसको कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए ऑफिस के? देखिए, अकाउंटिंग जो है हुँ, साउथ ईस्ट में होना चाहिए। साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में, क्योंकि साउथ ईस्ट जो है कैश फ्लो का ज़ोन है, और अकाउंट्स कैश की बात करता है। तो साउथ ईस्ट में बैठ के उनको नॉर्थ में फेस करना चाहिए। अच्छा, कोई बिज़नेस कर रहा है, उसको लग रहा है कि मेरे धंधे में बहुत लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो कौन से डायरेक्शन में क्या होने की वजह से हो रहा होगा? देखिए, बिज़नेस में लॉसेस 2 चीज़ों से मेजरली होते हैं, और भी ज़ोन्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं डिपेंडिंग किस वजह से लॉस हो रहा है। सबसे मेजर ज़ोन जो है वेस्ट,
वेस्ट इज डायरेक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स। वेस्ट में अगर इम्बैलेंस है, जैसे फिर से मैं टॉयलेट की बात करूंगा, अगर वेस्ट में टॉयलेट है तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड गेन्स ड्रेन हो रहा है तो लॉसेस होंगे। और दूसरा, साउथ वेस्ट की जो एंट्रीज है, साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट की एंट्रीज है, वो भी लॉसेस को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर वहाँ पे एंट्री है तो मेजर लॉसेस होंगे। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में एक एंट्री है लॉस की, और साउथ ईस्ट में एक एंट्री है लॉस की। तो मतलब ये जो मैं समझ पा रहा हूँ सारी चीज़ें हैं सब ज़ोन से डिवाइडेड है बिल्कुल मतलब उस डायरेक्शन में आपके पास क्या है, उस पे डिपेंड कर रहा है सब कुछ बिल्कुल। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। डायरेक्शन और एलिमेंट्स, हाँ, 5 तत्व है, वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। तो कौन से डायरेक्शन में क्या है, उसकी वजह से वो इम्पैक्ट पड़ रहा है आपकी पर्टिकुलर ज़िंदगी में बिल्कुल और उससे पूरा आपका जो भी आप काम कर रहे हो उससे इम्पैक्ट पड़ रहा है। बिल्कुल। जैसे नॉर्थ वाटर है, साउथ फायर है। फायर में वाटर के कलर्स या वाटर का कलर फायर में, दोनों इम्बैलेंस क्रिएट करता है। जैसे अगर किसी का साउथ वॉल ब्लू कलर है तो उस पे लीगल केसेस होंगे ही होंगे, क्योंकि साउथ जो है ब्रांड और फेम का है। जब लीगल केस होते हैं तो डिफेमेशन होता है। तो मैंने ये देखा है कि जब साउथ में ब्लू कलर आप यूज़ करते हो, लीगल केसेस आते हैं यहाँ पे साउथ और में ब्लू कलर डिफेमेशन यूज़ होता करने है। से लीगल केसेस आते हैं लीगल आपके ऊपर। केसेस डिफेमेशन होता है, यस। साउथ ईस्ट में अगर ब्लू कलर है तो कैश रोलिंग रुक जाता है, क्योंकि आपकी अग्नि पे पानी आ गया, बुझ गया आग। अभी आप बिलीव नहीं करोगे 2-4 दिन पहले शायद मेरे से कोई मिलने आया था एंड वो मेरे को बात कर रहे थे कि अभिषेक यार वैसी बात कर रहे थे नॉर्मल मिलने कैजुअल मीट थी। अभिषेक है ना हम पति-पत्नी आए थे दोनों। अभिषेक मैं ऐसा आदमी हूँ कि अगर मेरे से किसी ने पैसे मैंने किसी से पैसे लिए ना और मेरे को 5 साल भी याद आएगा ना तो मैं उसको पैसे लौटाऊँगा जाके। अरे! तेने मैंने तेरे से पैसे लिए थे ₹50 तू रख 100 रख रहे बट मैं सैटिस्फाइड हूँ रख दो। तो मैं इस तरह का आदमी हूँ कि मैं सब मतलब पैसे लौटा देता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ और मेरे से बहुत लोग पैसे माँगते हैं, तो मैंने बहुत पैसे देने चालू किए 10 साल हो गए लोगों को मैंने बहुत पैसे बाँट दिए। अब कोई पैसा मेरे को वापस ही नहीं दे। मैं सीएम तक चला गया, पीएम तक मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल तक चला गया उस पैसे को लाने के लिए। बट मेरी वाइफ़ ने ऐसे ही सडनली वास्तु के बारे में जाना, मैं ऐसे ही शेयर कर रहा हूँ आपसे क्योंकि अभी 3 दिन पहले की बात है ये। तो वो लेडी आई मेरे पास और लेडी ने मतलब वो हस्बैंड वाइफ ने लेडी ने बोला कि यार अभिषेक हमने कुछ नहीं किया, छोटे-मोटे चेंजेस किए वास्तु के अकॉर्डिंग और अभिषेक कैसा हुआ हमारे साथ मतलब जितने पैसे हमने लोगों को बाँटे थे ना, वो सब वापस आने लग गए। और मैं कैमरा में नहीं बोल रहा हूँ, सही बात बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ रियल घटना घटित हुई है, मेरे से मिलने आते लोग तो उन्होंने मेरे को एक्सपीरियंस शेयर किया। मेरे साथ नहीं हुआ, उन्होंने मेरे को बताया कि पैसे वापस रिटर्न आना चालू हो गए और सारे रिटर्न आना चालू हो गए। अब वो जाने तो उनका काम होने लग गया। बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने बताया, नॉर्थ और साउथ ईस्ट ये आपके पैसे को गवर्न करते हैं। यहाँ पे इम्बैलेंस है तो पैसे ब्लॉक होंगे। नॉर्थ में टॉयलेट है, जैसे फिर टॉयलेट पे आ रहा हूँ। नॉर्थ में टॉयलेट है, आपसे लोग पैसे लेके जाएँगे, वापस कभी नहीं आएँगे। दूसरा, बर्ड फीडर होता है। बर्ड फीडर हाँ। अगर वो नॉर्थ में है, तो बर्ड क्या है, एक चिड़िया आई, दाना लेके चली गई। कौन आया? हमें नहीं पता। क्या लेके चला गया? दाना लेके चला गया। तो बस वैसे ही लोग आएँगे, पैसे लेंगे, चले जाएँगे, क्योंकि कहाँ रखा है? नॉर्थ में। नॉर्थ किसका ज़ोन है? मनी एंड अपॉर्च्युनिटीज़ का। तो लोग आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ लेके चले जाएँगे, और नॉर्थ में अगर बर्ड फीडर है तो लोग आपसे पैसे लेके चले जाएँगे, वापस नहीं आने वाले। तो कलर कॉम्बिनेशंस हो गए और प्लस अपना ज़ोन हो गए सारे, बिल्कुल, उनसे पता लग जाता है। अच्छा अभी कोई मतलब अब तो बहुत सारी कंपनीज़ ऐसे आ गई जो ऑनलाइन काम कर रही हैं, बिल्कुल, जिनका कोई सामान स्टॉक वगैरह मतलब कहीं नहीं होते इधर से सामान लिया उधर बेचा, इधर से सामान लिया उधर बेचा, उनके लिए भी इम्पैक्ट बिल्कुल। देखिए, उनके लिए नॉर्थ वेस्ट ज़ोन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनका काम पूरा सेल्स पे है, और ईस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनको एक लोगों से एसोसिएशन बनाना है। तो जो ऑनलाइन सेल्स में है, उनके लिए नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट, ये 2 डायरेक्शन इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है। तो इसमें अगर गड़बड़ है तो उनको इम्पैक्ट आ सकता है बिजनेस में। ओके। लेकिन बाकी के जो दूसरे जोन्स हैं उसका भी हमें ध्यान रखना है। हुँ। लेकिन ये 2 प्राइमरी जोन बन ऑफ़िस में जाते हैं। रिसेप्शन का भी बहुत बड़ा रोल होता है क्या? रिसेप्शन होना बिल्कुल, चाहिए? बिल्कुल। देखिए, रिसेप्शन का काम क्या है? पर्पस ऑफ रिसेप्शन क्या है? हुँ। कि हम कस्टमर को लोग को एंटरटेन करना, लोगों को एंटरटेन एंटरटेन करना, करना। वेलकम करना। तो वेलकमिंग, अगर हम लोगों को एंटरटेन करना है तो ईस्ट में अगर आपका रिसेप्शन बनता है, देखिए रिसेप्शन आपके ऑफिस के लेआउट के ऊपर डिफाइन करता है कि कहाँ पे बन रहा है। अगर ईस्ट में रिसेप्शन है तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि ईस्ट में रिसेप्शन बना है। तो कोई भी पॉजिटिव डायरेक्शन है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं रिसेप्शन के लिए।
लेकिन आइडियल ज़ोन ईस्ट है। अच्छा आजकल सर ना ये कैश तो होता नहीं है, कैश ट्रांज़ैक्शन तो बिल्कुल बंद हो गया। तो मैंने एक मीम भी बनाया था कुछ साल पहले, लक्ष्मी जी की तो पूजा नहीं कर रहे, लोग क्रेडिट कार्ड की पूजा कर रहे हैं। बिल्कुल, अब लक्ष्मी पाता कैश, बिल्कुल, पहले तो अपन कैश यस, की पूजा करते थे ना, करेक्ट, सिक्कों की चांदी को, अब तो वो रखे ही नहीं है रखे ही नहीं है, गवर्नमेंट अब ने। तो है ही तो नहीं, बिल्कुल। ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की पूजा कर रहे हो। तो ऑफिस के अंदर तो वो जो तिजोरी वाली सीन बोला जाता था वो तो होता ही नहीं है। बिल्कुल। तो फिर अभी क्या करें, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए उसको स्टिल? देखिए क्या होता है ना, तिजोरी जो है एक सिंबॉलिक है हम्म। कैश स्टोरेज का, सेविंग्स का। तो अगर आप रख रहे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आप सबकॉन्शियस को गाइड कर रहे हो। कि मेरे पास पैसा पड़ा है। पड़ा है, मुझे उसमें रखना है, मुझे सेव करना है। तो सबकॉन्शियस को एक अवेयरनेस दे रहे हो आप सबकॉन्शियस को एक प्रोग्राम कर रहे हो, तो होना चाहिए। और मैं आपकी बातों से और समझ में आ रहा है गहराई से कि ये ना, जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर देते हो कि यार वो चीज़ है, है, ऐसा है, बिल्कुल, वो कर रहे हो, पैसा कर रहे हो, क्लाइंट आ रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, तो वो ट्रेन कर रहे हो, उसके हिसाब से सारा डायरेक्शन बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखिए जब भी आपको पता है कि आपके घर में, आपके जेब में बहुत पैसा है, तो आपका एटीट्यूड कैसा होगा? बहुत एकदम चाल ढाल चेंज हो जाती है आदमी लोग की। कहते हैं ना पैसे की गर्मी हाँ, आ गई, हाँ, हाँ। तो बस वही है। वो सबकॉन्शियस माइंड को पता है, सबकॉन्शियस को पता है पैसा पड़े हुए हैं, तो तो टेंशन नहीं तो है, वैसे चल रहे हो आप। वैसे चल रहे हो। तो वो सबकॉन्शियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप द सीक्रेट बुक क्यों फेमस हुई थी? वो सबकॉन्शियस पे तो काम कर रही है। वो बता रहा है ना आपको सबकॉन्शियसली कैसे ट्रेन करना है। तो वास्तु क्या आपके सबकॉन्शियस को ही तो ऑल्टर कर रहे हो। पर कुछ लोग तो ऐसा होता है जिनके पास पैसा ही बहुत होता है, पर उनकी चाल ढाल एकदम ढीली सी होती है, अजीब से चलते हैं कभी कभी। अभी वो उनका सबकॉन्शियस उस पैसे को किस तरीके से परसीव कर रहा है। हाँ। हो सकता है बहुत जन है पैसे है लेकिन भाई गरीब की तरह रहो, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। तो वो वैसे ही बिहेव करेंगे। अच्छा, अपन एक नॉर्मल जिंदगी की बात कर लेते हैं। एक छोटा बिजनेसमैन, अच्छा बिजनेसमैन है, उसको मतलब क्या नहीं करना चाहिए ताकि उसका बिजनेस अच्छा चलता रहे? देखिए बिजनेस में 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो क्लाइंट आना और दूसरा पैसों की रोलिंग। तो नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो क्लाइंट का डायरेक्शन है। तो नॉर्थ में येलो और रेड उनको नहीं करना चाहिए, नॉर्थ में येलो और रेड? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरा साउथ ईस्ट डायरेक्शन है जो कैश रूलिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो कैश रूलिंग साउथ ईस्ट फायर जोन है, उसमें आपको एक्सेसिव वाइट कलर या फिर ब्लू कलर, ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए। ब्लू कलर ब्लैक कलर नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। ये दोनों डायरेक्शन में उनके ऑफिस में या उनके शॉप में टॉयलेट सीट्स नहीं होने चाहिए। और इसके बाद तीसरा ज़ोन होता है प्रॉफ़िट का, क्योंकि अल्टीमेट जब हम बिज़नेस कर रहे हो प्रॉफ़िट के लिए कर रहे हैं। और प्रॉफ़िट का डायरेक्शन है वेस्ट। वेस्ट में ग्रीन नहीं होना चाहिए, ब्राउन नहीं होना चाहिए, वहाँ पे टॉयलेट सीट नहीं होना चाहिए। तो ये 3 डायरेक्शन को आप मेजरली अगर आप सही रखते हो, तो बिज़नेस ओवरऑल सही होता है। उसके बाद आपकी कुंडली आती है। कुंडली में 4 हाउसेज़ होते हैं, जैसे 12 खाने होते हैं, तो उसमें सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। इनमें जो राशियाँ बैठी हैं, उनके एनवायरनमेंट बैलेंस होने चाहिए और उनके राशि लॉर्ड के डायरेक्शन बैलेंस होने चाहिए। बस इतना कर लो, आपका बिज़नेस बहुत अच्छे से चलने लगेगा। पता है, मैं थोड़े दिन पहले एक बहुत फेमस एक्ट्रेस से मिला था। वहाँ उनको हम एक इवेंट में लेके जाने वाले थे। उन्होंने ना, मेरे को आपकी बात रिलेट कर रहा हूँ मैं जस्ट, तो उन्होंने बोला कि मेरे को इसी होटल में रुकना है, इसी नंबर के रूम में रुकना है, और मैं हमेशा से यहीं रुकती हूँ, हुँ, और अगर वो रूम नंबर नहीं है, रूम नहीं है, तो मैं नहीं रुकूंगी। क्योंकि उसका एनवायरनमेंट उनको कुछ मोटिवेट करता होगा। जैसे अगर आप ए आर रहमान जी को देखो, वो लंदन में उनका एक फिक्स सूट है, वहीं पे जाके कंपोज़ करते हैं, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट उनको वो म्यूज़िक के लिए हेल्प कर रहा होगा। सबकॉन्शियसली बैठ गया कि मेरे को सबकॉन्शियसली यही बैठ के यही यस, चीज़ है एकदम। यहाँ पे बैठ के मेरा काम बहुत अच्छा होता है या यहाँ पे बैठूँगा, हम्म। तो मैं बहुत अच्छे कंपोज़िशन कर पाऊँगा। तो इसलिए वो प्रेफ़र करते हैं वैसे। तभी प्रेफरेंस होती है। ठीक है सर, समय की थोड़ी सीमा है, यस, बट है ना, अगर मेरे को तो लगता है कि एक एपिसोड अपन पूरा बनाएंगे आने वाले टाइम पे। बिल्कुल, बिल्कुल, और क्योंकि मैंने तो कभी किया नहीं, बट मैंने आपके साथ पहले ही बारी किया है, तो मैं आपके साथ सेकंड पॉडकास्ट करना चाहूँगा एक। बिल्कुल और करीब। पूरा एक ट्रेनिंग सेशन में करना चाहूँगा कि यस, आपने एक पूरा ट्रेनिंग ज्ञान दे दिया कि यार वास्तु एस्ट्रोटिप्स में ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो सारे काम होंगे। बिल्कुल। और अभी आप जाओगे उससे पहले मेरा एक बार चेक करके जाओगे हाँ, पहले? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल चेक करेंगे और आप भी इम्प्लीमेंट करोगे और उसके बाद पॉडकास्ट मैं बनाओगे कि करूँगा मैंने पक्का, क्या नहीं मैंने देखो चेंजेस किया नहीं, किया पर मैं और अभी उसके आज बाद क्या आज ही रिजल्ट्स है। अपन देखो, मैं मेरे को पता है कि मैं एक चीज़ में अटक रहा हूँ। हाँ, ठीक है, अब वो एक ही चीज़ में अटक रहा हूँ मैं, अगर उसमें आप आज हेल्प करोगे और बिल्कुल, अगर वो आज हो जाती है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर क्या ही कहने फिर तो। अब बिल्कुल, बिल्कुल हम करेंगे इसके चलो ऊपर। सर, थैंक यू सो यस, मच फॉर कमिंग इन प्लेज़र। दिस शो, एंड काफ़ी थैंक मज़ा यू आया फॉर आपसे हैविंग बात मी। करके। सेम हियर। मतलब मुझे आज मुझे पर्टिकुलरली ज्ञान हो गया है कि वास्तु को किस तरह से देखा जाता है।
इम्प्लीमेंट करना इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट देखा कैसे जाता है वो मुझे आज पता चला। आई होप मेरी ऑडियंस को भी पता चलेगा, एंड देखते हैं कैसा जाता है, बाकी बिल्कुल। ऑडियंस पे डिपेंडेंट। यस, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।